जिस प्रदेश में कभी दंगे नहीं हुए थे उस प्रदेश को दंगों की आग में झोंका। उसके बाद जो ये किसान आंदोलन चला इसमें कितने ही लोग शहीद हुए और उसके बाद मुकदमे और लाठीचार्ज ये सब कुछ मिला, जिसका परिणाम नतीजा आज तक किसान भुगत रहे हैं। क्योंकि किसान को और मजदूर को इन्होंने गोली और लाठी से प्रताड़ित करने का काम किया और किसानी आंदोलन में 750 किसानों की शहादत किसानों ने दी है। उसके हत्यारे भी कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी जो सरकार है और जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मैं इस वक्त हिसार में हूं। यह किसान आंदोलन की वह जगह है जहां से मोदी को चुनौती मिली थी। इस बार चुनाव में क्या हालात हैं, किस तरफ मिजाज है, लोगों का क्या रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पर उनका क्या कहना है, आइए जरा हम चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। बीजेपी के 10 साल किसान आंदोलन में लगातार आप लोग रहे, 10 साल पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के 10 साल जो एक सामाजिक ढांचा इस लोकतंत्र में खड़ा हुआ था उसको डिमोलिश करने का सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया है, तहस नहस करने का काम। और हरियाणा ने जो भुगता है पिछले 10 साल में, शायद हिंदुस्तान की मणिपुर को छोड़ के किसी और स्टेट ने भुगता। यहाँ पे नौजवानों पे पहले मुकदमे हुए एक आरक्षण के आंदोलन के नाम पे, और बेगुनाह लोग दोनों तरफ से खाम खा के, मतलब जहाँ जिस प्रदेश में कभी दंगे नहीं हुए थे उस प्रदेश को दंगों की आग में झोंका। उसके बाद जो ये किसान आंदोलन चला इसमें कितने ही लोग शहीद हुए और उसके बाद मुकदमे और लाठीचार्ज ये सब कुछ मिला, जिसका परिणाम नतीजा आज तक किसान भुगत रहे हैं। 10 साल के तो क्या ये चोट जो आप लोगों के दिलों पर लगी है 10 साल में, उसका जवाब दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दे रहे हैं जी, क्योंकि किसान को और मजदूर को इन्होंने गोली और लाठी से प्रताड़ित करने का काम किया और किसानी आंदोलन में 750 किसानों की शहादत किसानों ने दी है। उसके हत्यारे भी कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी जो सरकार है और जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो है। और अब हमारे गांव, इलाके और देहात में ये बातें चली हुई हैं। हमारा किसान और मजदूर इस बात के प्रति जागरूक है और इन लोगों से हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर गांव में सवाल किए जाते हैं। और इस तरह से जो किसान और मजदूर का दर्द है वो छलक के आएगा और भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों को सबक सिखाने का काम करेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। कुछ सामाजिक संगठनों के अलावा कुछ शहरी लोग हैं, आप क्या कहते हैं, इस शहर में क्या बदलाव आने वाला है? 10 साल से लगातार जैसे राज्य में बीजेपी है, आपके शहर में भी बीजेपी है हिसार। देखिए, हिसार में तो बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मान ही लिया गया कि हिसार से जो 2 बार मंत्री रहे हैं बीजेपी के, कमल गुप्ता, वो साफ तौर से हार रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी ने 4 कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। 4 कैंडिडेट। एक तो खुद कमल गुप्ता जी हैं जो पहले मंत्री रहे हैं। अच्छा। एक सावित्री जिंदल भी बीजेपी की कैंडिडेट मान के चलिए, और एक यहाँ से जो मेयर रहे हैं बीजेपी के, गौतम सरदाना, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बीजेपी के बड़े नेता हैं तरुण जैन करके, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब हिसार में हालत इतनी पतली है कि 4 लोग चुनाव जीतेंगे। 4 लोग चुनाव जीतेंगे क्या? अब तो हालत उनको समझ ही नहीं रहा किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है। कहीं कहीं सावित्री जिंदल की बात करते हैं लोग कि कहीं वो कंपटीशन में आएगी, लेकिन मैं बताऊँ, सावित्री जिंदल ने आज तक 2 ही चुनाव जीते हैं और दोनों चुनाव कांग्रेस की सीट पर जीते हैं। पहले चुनाव में तो उनके पति गुजर गए थे। 2005 में जो लड़ा वो तो सिंपैथी का चुनाव था, कई पार्टियों ने तो कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे। 2009 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा वो कांग्रेस की सीट पर लड़ा था और 2009 में उनके 32,000 वोट आए थे। 2014 में उनके 28,000 वोट आए और वो हार गई कांग्रेस पे ही। अब उन्होंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा और ये कह दिया कि हम आगे से राजनीति नहीं करेंगे। अब जब वो आई हैं तो पहली बार वो बिना कांग्रेस की टिकट के आई हैं, या बिना पार्टी के लगा लीजिए। और इसके अलावा एक और बात ध्यान देने की है कि पिछले चुनाव में उन्होंने मेयर चुनाव में, जब ये गौतम सरदाना बीजेपी के जीते थे, कांग्रेस के एरन को समर्थन दिया था, ओपन सपोर्ट किया था, और बीजेपी इसके सावित्री जिंदल के हर बूथ से एरन हार गए थे। तो इसका मतलब सावित्री जिंदल का जनाधार तो कुछ नहीं है। वो जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हैं 150-200 लोग उनके पास रहते हैं, पैसे वाले लोग हैं वो, लेकिन वो हिसार के वोटर भी नहीं है। कोई कुरुक्षेत्र से टीम आई हुई है, कोई आपकी दिल्ली से टीम आई हुई है। दूसरा दुर्भाग्य देखिए कि हिसार की जनता उनको माताजी कह रही हैं, लेकिन उनका खुद का बेटा जो बीजेपी से MP है वो उनके चुनाव प्रचार में नहीं आ रहा है।
तो आप उनकी हालत देख लीजिए अंदर से कितनी पतली है। ये क्या खेला है? मतलब हरियाणा में जो जातियों में अलगाव किया बीजेपी ने, अब क्या परिवार में भी अलगाव दिखने लगा है? असल में ये अलग तरह की गुलामी है, अलगाव नहीं कह सकते हो कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बीजेपी से टिकट लेने का प्रयास किया था लेकिन नहीं मिल पाई। उन्होंने कांग्रेस से भी टिकट लेने का प्रयास किया था, नहीं मिल पाई। अब वो निर्दलीय आ गए, लेकिन उनके साथ जो चेहरे देखे जा रहे हैं वो बीजेपी के उन लोगों के हैं जो कमल गुप्ता से नाराज हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उनका बेटा बीजेपी में है, उनके साथ जो चेहरे दिख रहे हैं वो बीजेपी में है, तो जीतने के बाद कहाँ जाएंगी वो? एक सवाल इससे बनता है कि अगर 4 कैंडिडेट, आपका कहना एक ओरिजिनल 3 डमी, तो जाहिर तौर पर वोट तो आपके राणा साहब का काटेंगे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से। नहीं, कांग्रेस का कैसे काटेंगे? वो तो हैं ही चारों के चारों बीजेपी के। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि आपने कोई कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा कर दिया होता, मैं आपको उदाहरण दूं कि कांग्रेस से यहाँ से 9-10 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से यदि कोई और आदमी निर्दलीय खड़ा हो जाता, आपका यहाँ से गर्ग साहब थे, एरन साहब थे, या कोई और बड़ा नेता खड़ा हो जाता, तो फिर तो कांग्रेस का वोट कट रहा था। उनमें से 4 खड़े हो गए जो बीजेपी के लिए टिकट लेना चाह रहे थे। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे बीजेपी में, कांग्रेस क्लियर कट जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, किसान आपके साथ खड़े हैं, इनका विरोध बिल्कुल साफ है, तो कोई कारण नहीं बचता है कि यहाँ से बड़े अंतर से राणा साहब ना जीते, मतलब कांग्रेस ना जीते। मतलब एक सवाल और भी था कि क्या पार्टी के अलावा बीजेपी जो पार्टी है, इसमें पार्टी के अलावा जनता भी विरोध कर रही है, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग, किसान आंदोलनों से जुड़े लोग? देखिए, असल में जो पिछले 10 साल रहे, आपने अच्छी तरह से देखा, विपक्ष को इन्होंने इतना कमज़ोर किया और किसान जो है वही विपक्ष के रूप में खड़े हुए। अब आपको घटना जो हरियाणा में ताज़ा तेलन कुतियाँवाली में जो कुलदीप बिश्नोई से जब सवाल पूछे गए और जिस तरह से भव्य बिश्नोई ने किसानों का फ़ोन तोड़ा, उसके बाद में गांव में माफ़ी मांगी और वो प्रकरण चला। अभी कल जब एक और लीडर से सवाल पूछे जा रहे थे, दुष्यंत चौटाला से, और जिस लड़के ने सवाल पूछे सरेआम, अब आज उस पर हमला हो गया, तो लोग तो सवाल पूछेंगे, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए हैं और लोग इतने गुस्से में हैं, ग्रामीण और शहरी लोग, जो ज़िंदगी की जद्दोजहद में, जिस जद्दोजहद में बीजेपी ने डाला है सोसाइटी को, सबके सब लोग बीजेपी के लोगों से प्रचार के लिए निकल नहीं रहे हैं। बीजेपी तो बेहद खतरनाक स्थिति है। मतलब आपका ये कहना है किसान आंदोलनों से जुड़े लोग, सिविल सोसाइटी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं? बिल्कुल जी। इस सत्ता का जो पिछली 10 साल की सत्ता थी, इसका चाल चरित्र और चेहरा किसानी आंदोलन ने और किसान और मजदूरों ने और गांव के देहात के लोगों ने पहचान लिया है। उनको ये पता चल चुका है कि ये मौका परस्त और लुटेरे लोग हैं और किसान और मजदूर को लाठी मारने वाले लोग हैं। इनसे किसान और मजदूर बदला लेगा। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे कुतियाँवाली में एक घटना हुई थी, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल का जो सपुत्र है, उसका पुत्र भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसने गांव में जाके बदतमीजी की। किस बात पर? कि गांव के लोगों ने ये जवाब मांगा। उसने ये कहा, मैंने 71 लाख रुपए आपके गांव के लिए मंजूर करवा दिए हैं। गांव के लोगों ने एक मत होकर ये कह दिया, जी आप झूठ बोल रहे हो, आपने इतना पैसा कहीं भी मारा मंजूर नहीं करवाया है। फिर वो घुटनों पे आए और उन्होंने एक बहाना और लिया कि मैंने आगे के लिए मंजूर करवा दिया है। इस बात पर गांव के लोगों ने उनका ज़बरदस्त विरोध किया, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सारा सामने आ चुका है। और अब ये जाति और धर्म का जहर फैलाने का जो काम कर रहे हैं, हरियाणा में ऐसी भी कई घटनाएं इनके लोगों द्वारा करवाई गई हैं। इसको भी हरियाणा के लोग समझ चुके हैं और इनको बखूबी जवाब देंगे आगामी विधानसभा चुनाव। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।